हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से होंगे। मेरे पीछे जो एक खड़ी है पंच का मैनुअल ट्रांसमिशन है और ये सेकंड टॉप वेरिएंट जिसे हम एकम्प्लिश्ड बोलते हैं वो ये मॉडल है। मैंने लास्ट ईयर परचेज किया था। जो लोग ऑलरेडी पुराने हैं चैनल पे उन लोगों को पता होगा। ये मैंने लास्ट ईयर परचेज किया था। अभी 10,000 किलोमीटर्स मैं इसको चला चुका हूँ। जैसा कि आप ऑडोमीटर में देख रहे होंगे 10,000 से ऊपर चल चुकी है गाड़ी ऑलरेडी। 10,679 किलोमीटर्स ये चल चुकी है। तो ये पूरी वीडियो मेरा 10,000 किलोमीटर का पूरा एक्सपीरियंस होने वाला है इस गाड़ी से रिलेटेड। अगर आप भी पंच लेने वाले हैं हाल फिलहाल में तो इस मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं। एक एक चीज की हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी कलर चॉइस की। भाई कलर जो हमने इसका चूज किया था वाइट इसलिए चूज किया था, कई बार हम लोग बहुत जल्दी में रहते हैं और हमारे पास सफाई का भी समय नहीं होता है, तो इसी वजह से मैंने व्हाइट कलर परचेज किया था। तो दूर से अगर हम देखते हैं इस कलर को तो दूर से भी ये बहुत ही क्लीन लगता है। हालांकि अभी भी ये गंदा है थोड़ा सा कलर, लेकिन दूर से भी अगर हम देखते हैं तो कहीं से भी हमको ये गंदा नहीं लगता है। बहुत सारी जगह ऐसे भी निशान हैं जो आपको दूर से विजिबल नहीं होंगे, लेकिन पास जाके अगर मैं दिखाऊंगा, जैसे ये थोड़े से मार्क्स हैं। ये एक बार हम पहाड़ पे गए थे तो ऊपर से पत्थर आके गिर गया था। इस पे हल्की सी पेंटिंग वगैरह करवाई है मैंने अभी उस, तो यही खास बात है इस कलर की। और थोड़ा सा मेरे को मेरा खुद का मानना है कि थोड़ी सी बड़ी भी लगती है गाड़ी इस कलर में। व्हाइट कलर में थोड़ी सी बड़ी लगती है, लंबी लगती है गाड़ी एज कम्पेयर टू अदर कलर्स। दूसरी हम लोग बात करते हैं इसकी 187 के ग्राउंड क्लियरेंस की, जो बहुत ही डिसेंट है और बहुत ही बढ़िया है। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं रूरल एरियाज में भी जाता हूँ, अर्बन एरियाज में भी जाता हूँ, तो 187 की जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, मुझे आज तक तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को लेके। तो मेरी गाड़ी कभी कहीं से कहीं नहीं लगी है नीचे की तरफ से, इतना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। आप बिलीव कीजिए छोटे मोटे गड्ढे तो पता ही नहीं चलते, आप बेफिक्र निकाल सकते हैं गड्ढों से। एक इशू जो मुझे लगता है इसमें टाटा पंच में, पैनल गैप्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे आपको। ये देखिए, जैसे मैं पास से अगर दिखाता हूँ तो ये पैनल गैप्स बहुत ज़्यादा हैं और ये इसी मॉडल में नहीं है, पंच के सभी मॉडल्स में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट पंच में नहीं, पूरे टाटा में बहुत पैनल गैप्स देखने को मिलते हैं। जैसे ये है, ये पैनल गैप्स मुझे समझ नहीं आता, टाटा को इसका कुछ करना चाहिए। ये पैनल गैप्स बहुत बुरे लगते हैं कई बार। हालांकि डोर्स में भी पैनल गैप्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये है, ये पैनल गैप काफ़ी अच्छा खासा पैनल गैप है। इसका मैं पीछे वाला गेट भी आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है कि पूरी लंबी की लंबी गाड़ी खुल जाती है आराम से। पूरे 90 डिग्री पे डोर ओपन्स होते हैं। बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की। बूट स्पेस काफ़ी डिसेंट सा है और कभी भी मेरे को कम नहीं पड़ा है। अभी हम लोग साथ में भी गए हैं तो सबका लगेज होता है, तो वो भी आराम से इजीली अंदर आ जाता है। तो लगेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। काफ़ी स्पेशियस है बूट स्पेस और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आराम से इजीली हम लोग सामान रख सकते हैं इसके अंदर। और काफ़ी बैग्स भी आराम से, बड़े बड़े बैग्स भी आराम से आ सकते हैं। 3 कैबिन बैग्स के साथ साथ एक बड़ा लगेज बैग भी आराम से आ सकता है और उसके बाद भी स्पेस बचता है। ये 1 1 kg के जो आपको ग्रोसरी के हुक्स जो हैं, ये 1 1 kg का इधर और 1 kg का इधर, ये दोनों ही ग्रोसरी हुक्स काफ़ी मददगार साबित हुए हैं, मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि 1 1 किलो का जो सामान होता है, थैला वगैरह, वो मैं इस पे टांग देता हूँ अपना, तो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं ये। इसमें जो चारों टायर्स मिलते हैं वो R15 मिलते हैं और ख़ास बात इसकी ये है कि चारों टायर्स के साथ जो हमारी स्पेयर व्हील है, जो बूट स्पेस में अंदर रखी है, वो भी R15 ही मिलती है। स्पेयर व्हील की मैं बात बताना चाहूंगा कि अभी तक 10,000 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है और स्पेयर व्हील अभी तक कभी जरूरत नहीं पड़ी है। R15 का ही यहाँ पे हमें स्पेयर व्हील भी मिलता है, आप देख सकते हैं, ये भी R15 है। तो एज इट इज़ ये ऐसी की ऐसी रखी है। बाकी चैनल पे आप देख सकते हैं, मैंने टायर रोटेशन कराया था, उसकी वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा भी सामान रखना है तो इस सीट को आप नीचे करके इसको बिल्कुल फोल्ड करके बिल्कुल सीधा कर सकते हैं और काफ़ी सामान आ सकता है। बात कर लेते हैं इसकी टायर इन्फ्लेटर किट की। अभी तक इस टायर इन्फ्लेटर किट की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये वाला जो मॉडल है इसके अंदर पार्किंग कैमरा भी मिलता है हमें और साथ ही साथ इसके साथ हमें पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिलते हैं। तो पार्किंग सेंसर्स भी काफ़ी काम करते हैं और काफ़ी डिसेंट है। इधर का एरिया भी इजीली डिटेक्ट कर लेता है कि, और काफ़ी डिस्टेंस पे आपको वो बता देता है पहली कि आपकी गाड़ी थोड़ी सी और अगर आगे गई तो थोड़ा भाई खतरा हो सकता है, रेड कलर का साइन आना शुरू हो जाता है। पार्किंग कैमरा काफ़ी यूज़फुल रहता है क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ में हमें नहीं समझ आता है कि हमें कितना आगे काटना है, कितना पीछे लेना है गाड़ी थोड़ा बहुत।
तो ऐसी जगह पे पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ पार्किंग जो कैमरा है वो बहुत हेल्पफुल रहता है। और इस मॉडल की कुछ और खासियत बताऊंगा मैं, पहले अंदर गाड़ी के चलते हैं और बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। बूट स्पेस के तो ग्रोसरी हुक्स आप लोगों ने देख लिए। एक ग्रोसरी हुक हमें यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे भी हम छोटा मोटा ग्रोसरी का सामान जो है वो टांग सकते हैं। ये वाला टाटा पंच का जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मॉडल है, ये सेकंड टॉप वेरिएंट है, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया। अकम्प्लिश्ड वेरिएंट है और अकम्प्लिश्ड वेरिएंट के साथ एक खास चीज ये है कि हमें स्टीयरिंग व्हील पे क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन सारे मिल जाते हैं। और मैं अगर अपनी बात करूं तो ये मेरे को तो बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि मेरा मोस्टली जो रन रहता है वो हाईवेज पे रहता है, और हाईवेज पे ये चारों ऑप्शंस बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। क्रूज कंट्रोल से एक बार क्रूज पे लगाई गाड़ी और फिर आपको आपके पैरों को भी रिलैक्स मिल जाता है, और आपको बार बार फिर एक्सीलरेशन देने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ जब भी ब्रेक लगाने हो आप ब्रेक लगाइए और क्रूज ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। माइलेज की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं, 80 तक भी आप अगर स्पीड ले रहे हो, तो आपकी गाड़ी को माइलेज मिलेगा बहुत बढ़िया। मैंने खुद इस गाड़ी से ऑलमोस्ट 26-27 का माइलेज निकाला हुआ है, चैनल पे ऑलरेडी वो वीडियो है। लेकिन जैसी ही गाड़ी 100 से ऊपर जाती है तो माइलेज वो ड्रॉप होके रह जाता है 22 या 23 किलोमीटर पर लीटर का। अब बहुत सारे लोग मार्केट में कहते हैं कि ये गाड़ी अंडर पावर है, मैं भी कहूंगा कि अंडर पावर है, नो डाउट। लेकिन एक चीज है, अगर गाड़ी आप हिल पे चला रहे हैं आप, तो ऑब्वियस सी बात है अच्छी से अच्छी गाड़ी वहां पे अंडर पावर दिखती है। लेकिन अगर आप हाईवेज पे चला रहे हैं, सिटीज में चला रहे हैं, तो कोई गाड़ी अंडर पावर मुझे नहीं लगती है। मैं 10,000 किलोमीटर चला चुका हूं इस गाड़ी को, और उसी के बाद का अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूं। तो मुझे तो ये गाड़ी अभी तक अंडर पावर नहीं लगी है। एक ट्रिप भी हमने की थी, वो उसकी भी वीडियो इस चैनल पे है। हम लोग 5 जने बैठे थे पूरी गाड़ी में, और पीछे लगेज भी था हम लोगों का। लेकिन मुझे कहीं भी रास्ते में कहीं ऐसा नहीं लगा जहां पे गाड़ी अंडर पावर फील हुई हो या फिर कहीं लैग फील हुआ हो। मुझे पूरी प्रॉपर पावर दी है। इसमें दो मोड्स मिलते हैं, एक आपका सिटी मोड और एक आपका इको मोड। इको मोड जनरली मैं तब यूज करता हूं जब मैक्स टू मैक्स हम दो लोग ट्रेवल कर रहे हैं, मैं और साइड वाली सीट पे कोई और बैठा है, और कोई भी लगेज नहीं रखा है पीछे। तो इको मोड पे बहुत अच्छे से काम करता है, और नो डाउट इको मोड पे एवरेज भी मेरे को बहुत अच्छे से निकाल के देती है। लेकिन अगर हम बात करें हाईवेज की, और आपको स्पीड भी चाहिए, आपको परफॉर्मेंस भी चाहिए, तो हाईवेज पे मैं इसका यूज करता हूं सिटी मोड। सिटी मोड पे क्या है कि ओवरटेकिंग में मुझे लगता है कि एक अच्छी एक्स्ट्रा पावर आपके इंजन आपको निकाल के देता है। 10,000 किलोमीटर में जब मैंने सिटी मोड पे ड्राइव किया है हाईवेज पे, तो मुझे कहीं भी ओवरटेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब देखो एक सिंपल सी बात है, मार्केट में जितनी भी गाड़ियां हैं, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती है, किसी न किसी में कोई ना कोई कमी रही जाती है। इस गाड़ी में बहुत लोगों ने कमी निकाली है कि गाड़ी अंडर पावर है। मैं भी मानता हूं, जैसा कि मैंने कहा, पहाड़ों पे एक ट्रिप की थी मैंने, वहां पे मुझे अंडर पावर लगी थी। क्योंकि अगर अप हिल पे आप चढ़ा रहे हैं गाड़ी, तो वहां पे एक्स्ट्रा पावर की डिमांड आप करते हैं ताकि ज्यादा आसानी से आपकी गाड़ी ऊपर अप हिल पे चढ़ सके। लेकिन वहां पे तो कोई भी गाड़ी भाई आपको अंडर पावर फील होगी, अनटिल एंड अनलेस वो डीजल कार हो और टर्बो इंजन उसके अंदर हो। ब्रेकिंग की अगर हम बात कर लेते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम इसका टू गुड है। मैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम से बहुत अच्छे से खुश हूं। जैसे ही आप ब्रेक पेडल पे पांव रखते हैं, तो गाड़ी के जो ब्रेकिंग सिस्टम है, जो इसमें दिया हुआ है ब्रेकिंग सिस्टम, वो अपना काम करना शुरू कर देता है, और गाड़ी बहुत स्मूथली आराम से जहां तक आप रोकना चाहते हैं वहां तक जाके इजिली रुकती है। तो ब्रेकिंग सिस्टम में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले गाड़ी में मुझे फर्स्ट गियर में प्रॉब्लम आती थी, जब इनिशियली मैं सुबह को गाड़ी स्टार्ट करके निकलता था, तो फर्स्ट गियर में मुझे दिक्कत आती थी। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे गाड़ी ने मेरा पैटर्न समझा, मेरा ड्राइविंग पैटर्न समझने की कोशिश की, तो वो दिक्कत भी जा चुकी है। बैक गियर में कई बार दिक्कत आती है, वो अब मेरे को एक चीज उसकी समझ आई है। अगर आप भी रिवर्स गियर के साथ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं टाटा पंच के, तो मैं जब गाड़ी रुकती है थोड़ा सा पोज लेता हूं और 2-3 सेकंड बाद तब रिवर्स गियर लगाता हूं, तो इजिली रिवर्स गियर आराम से लगता है और कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और आराम से आपका रिवर्स गियर काम भी करता है। सस्पेंशंस की बात करते हैं हम इस गाड़ी की, सस्पेंशंस भी टाटा ने बहुत अच्छे से करके दिए हैं। गड्ढे वड्डों का तो पता ही नहीं चलता है जब आप चल रहे होते हैं। छोटे मोटे गड्ढे तो आराम से निकाल देती है, आपको पता तक नहीं लगने देती है कि कब आपकी गाड़ी छोटे गड्ढों से निकल गई, आपको अंदाजा तक नहीं होता। और जैसा कि मैंने बताया वीडियो में भी कि मैं रूरल एरियाज में भी ज्यादा जाता हूं, तो रूरल एरियाज में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, गाड़ी कभी अप हिल जा रही है, कभी डाउन हिल जा रही है, कभी गड्ढों से निकल के जा रही है। ऐसी जगह पे सस्पेंशन बहुत अच्छे से काम करते हैं। जैसा मैंने बताया कि 5 लोग हमने मैक्सिमम ट्रेवल किया इस गाड़ी में, तो तब भी सस्पेंशन बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। एसी की अगर हम बात करें तो टाटा ऑलरेडी वोल्टास जो बनाता है, टाटा का खुद का एसी है, वोल्टास के नाम से जो बिकता है। एसी जैसे आप ऑन करते हो, इतनी गर्म दिनों में भी इंस्टेंट चिलिंग शुरू कर देता है आपका एसी। जरा सा भी टाइम नहीं लेता है और चिलिंग बहुत अच्छी है। आपको थोड़े ही टाइम में एकदम कम करना पड़ता है। जैसे आप गर्मी में गाड़ी लेके निकलते हैं, धूप में आपकी गाड़ी खड़ी है, तो इंस्टेंटली चिलिंग शुरू कर देता है आपका एसी। और जैसे ही आप 100-200 मीटर आप चले, आपको एसी कम करना पड़ जाता है, जस्ट बिकॉज इसका एसी जो है बहुत ही पावरफुल है, बहुत जल्दी से पूरे कैबिन को ठंडा कर देता है। टाटा की गाड़ियों के अंदर जो म्यूजिक सिस्टम हमें मिलता है वो मोस्टली हरमन का मिलता है, और हरमन की हमने आवाज ऑलरेडी सुनी है। इस म्यूजिक सिस्टम की अगर हम बात करें, इसमें आपको एयर प्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी मिलता है। ये अकम्प्लिश्ड वेरिएंट है, और अकम्प्लिश्ड वेरिएंट के अंदर हमें बड़े वाली स्क्रीन मिलती है, जिसके अंदर आप मैप्स भी यूज कर सकते हैं। तो ऑन द गो आप अपने मैप्स को भी इसी से नेविगेट कर सकते हैं। इसकी हेडलाइट्स की हम बात कर लेते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि इसकी हेडलाइट्स जो है बहुत डिम है। मैं कहूंगा कि अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं तो वहां पे आपको लाइट्स डिम लगेंगी, क्योंकि हाईवे मोस्टली खाली होता है और दूर तक थ्रो डालने के लिए आपको पावरफुल लाइट्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये वाली लाइट्स काम नहीं करती हैं हाईवे पे। मैं बहुत हाईवे पे भी ट्रेवल किया है, तो उसी हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। हाईवे पे जब आप चलते हैं तो गाड़ी पे जो लाइट्स लगी हुई हैं, वो हेडलैम्प्स इतना ज्यादा थ्रो नहीं देते हैं। अगर आपको ज्यादा लंबा दूर तक का थ्रो चाहिए तो आपको आफ्टर मार्केट जाके कोई ना कोई अच्छे से हेडलैम्प्स इंस्टॉल कराने होंगे। अगर हम बात करते हैं सिटी के अंदर की, सिटी के अंदर ये वाले हेडलैम्प्स बहुत अच्छे से काम करके देते हैं और कहीं भी कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने भी यूज किए हैं सिटी के अंदर, तो मुझे ऐसा कोई एरिया नहीं लगा जहां पे इन हेडलैम्प्स की वजह से मुझे कोई विजन में प्रॉब्लम आई हो रात के वक्त, या फिर कोई ऐसा एरिया ना दिखाओ जस्ट बिकॉज, या कोई गड्ढा ऐसा ना दिखाओ इन हेडलैम्प्स की वजह से। तो हेडलैम्प सिटी में काम करते हैं, मेरे लिए तो हाईवे पे भी काम करते हैं, क्योंकि इतनी हाई स्पीड पे नहीं चलता हूं मैं हाईवे पे भी। तो हाईवे पे भी मेरे को ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती इन हेडलैम्प्स के साथ। तो मेरे लिए तो हेडलैम्प्स ये हाईवे पे भी अच्छे काम करते हैं। स्टेबिलिटी की हम बात कर लेते हैं। गाड़ी में स्टेबिलिटी एक नंबर दी है। बिल्कुल भी गाड़ी ऐसा नहीं लगता कि स्टेयरिंग हल्का सा इधर किया या हल्का सा राइट में किया तो गाड़ी इधर उधर भाग रही है। जब ये गाड़ी 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऊपर भागती है तो स्टेबिलिटी आपको एक नंबर देखने को मिलती है। इस गाड़ी के साथ कोई भी आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलता है। ये मैंने आर्मरेस्ट अलग से इंस्टॉल करवाया। इंस्टॉल क्या करवाया, मैंने ऑर्डर किया था इस आर्मरेस्ट को, अमेजोन से मिल गया था आर्मरेस्ट, और मैंने इसको खुद से ही लगा लिया है। अगर ये आर्मरेस्ट आपको परचेज करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है, या कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर दिया, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। और इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। ये इजी टू इंस्टॉल है, आप खुद से भी इस आर्मरेस्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने भी खुद से इस आर्मरेस्ट को इंस्टॉल किया था। 1 साल से ज्यादा हो चुका है इस आर्मरेस्ट को भी यूज करते हुए, कहीं से कोई फटने की कोई शिकायत नहीं आई है इस आर्मरेस्ट की, और अच्छे से काम कर रहा है। वुडन आर्मरेस्ट है, और मैं जब इसकी जरूरत नहीं होती है तो हटा के पीछे भी रख देता हूँ, और जब इसकी जरूरत होती है तो तब मैं इसको लगा भी लेता हूँ। मोस्टली मैं इसको लगा के ही रखता हूँ, क्योंकि मैं इतनी हाई स्पीड में नहीं चलता हूँ कि जहाँ पे आपको हैंड ब्रेक्स की जरूरत पड़े, या फिर जब मैं माउंटेन्स या अपहिल की बात करूं तब मैं इसको हटा लेता हूं, क्योंकि वहां पे आपको हैंड ब्रेक की जरूरत पड़ जाती है। कैबिन लाइट्स की अगर बात करूं तो ये किसी काम की नहीं है, मतलब कोई भी रोशनी नहीं आती। अगर ये कैबिन लाइट आप यहाँ दी होती तो थोड़ा बहुत काम आ भी जाता, लेकिन इसकी कोई भी रोशनी काम नहीं करती है। रात के वक्त मैंने यूज करके देखा है, अगर कुछ कैबिन में कुछ सामान ढूंढने लग जाओ तो ये कैबिन लाइट जो है बिल्कुल भी काम नहीं आती है। टाटा को इस कैबिन लाइट का कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी काम की नहीं है। थोड़ा सा एक डिसेंट आप रोशनी दे सकते हैं, थोड़ी सी डिसेंट लाइट हो जो आपके कैबिन में भी आपको देखने में मदद करे, कुछ सामान अगर गिर गया हो कहीं तो वो देख सके। लेकिन ये कैबिन लाइट तो बिल्कुल भी काम की नहीं है। यहाँ के कप होल्डर्स की अगर बात करें तो यह कप होल्डर्स भी किसी काम के नहीं है, क्योंकि इनमें 1 लीटर की बोतल तो मैंने डाल के देखी है, वो तो नहीं आती। हाँ, 500 ml की जो वाटर बोटल्स हैं वो आ सकती हैं आराम से। हालांकि मेरे किसी काम के नहीं है ये कप होल्डर्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे आर्मरेस्ट इंस्टॉल करवाया हुआ है, और जब मुझे वाटर बोतल रखनी होती है तो आर्मरेस्ट के साथ ही आपको ये वाला पोर्शन मिलता है। आप इस वाले पोर्शन में आप 1 या 1.5-2 लीटर तक की बोतल आप इसमें लगा सकते हैं।
ये आर्मरेस्ट के साथ ही मिलता है। जब आप इसको नहीं यूज कर रहे होते हैं ऐसे, ये इस तरीके से बंद हो जाता है। जब आपको वाटर बॉटल या कोई भी कप आपको रखना है इसके अंदर, आप इसको खोल के इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आजकल जैसे गर्मियां चल रही हैं तो ये जो डोर के साइड में रबर्स हैं इनमें से आवाज आनी शुरू हो गई है। ना सिर्फ ड्राइवर डोर बल्कि जितनी भी चारों डोर्स हैं और पीछे बूट स्पेस वाली रबर जो है, सब में से चलाते हुए आवाज आती है। हो सकता है कि ये गर्मी की वजह से आवाज आ रही हो। मुझे ड्राइव करते हुए बहुत ही अनोइंग सी वॉइस आती है, जो शायद आप लोग भी फील कर रहे होंगे। अगर आप लोग भी फील कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं अब इसकी सर्विस कॉस्ट की और यूजर एक्सपीरियंस की। सर्विस सेंटर पे मैं इसकी 3 सर्विसेज करवा चुका हूं ऑलरेडी। 3 सर्विसिंग में मेरा पहली सर्विसिंग में आई थिंक 23 या 24 रुपए लगे थे। दूसरी सर्विस मेरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हुई थी। और तीसरी सर्विस की भी मैंने हाल फिलहाल में वीडियो बनाई है, चैनल पे है ऑलरेडी। और ऊपर आई बटन पे भी उस वीडियो का लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आई थिंक 2300-2400 रुपए के अराउंड समथिंग लगा था मेरे को, थर्ड सर्विस में भी। अभी तक मेरा इतना ही पैसा लगा है इसमें सर्विसिंग में। अगर हम यूजर एक्सपीरियंस की बात करें सर्विस सेंटर्स पे, तो पहले के कंपैरेटिवली आप सर्विसिंग के जो सेंटर्स हैं, सर्विस सेंटर्स हैं, वो बहुत अच्छे हो चुके हैं। वहां पे आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। एक प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर एक सिनेरियो है जिस तरीके से आपकी गाड़ी सबमिट होती है, वहां पे डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिर गाड़ी आपकी सर्विसिंग होके आती है। आप ड्यूरिंग सर्विसिंग भी चेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्या काम हो रहा है आपकी गाड़ी में, और उसके बाद वॉशिंग वगैरह करवा के वो गाड़ी आपको दे देते हैं। वहां पे अगर आप दिन के टाइम आप अपनी सर्विसिंग कराने जा रहे हैं तो लंच वंच का भी प्रबंध रहता है। वाईफाई कनेक्टेड भी ऑफिसेज हैं जहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम अगर हैं, या फिर आप अपने ऑफिस को अपने लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो यूजर एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत लोगों का खराब भी रहा है, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे हैं ऑलरेडी जहाँ पे बहुत लोगों का ये यूजर एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है टाटा के सेंटर्स पे। लेकिन अब टाटा मोटर्स जो है अपने सर्विस सेंटर्स पे एक अच्छी चीज ये कर रहा है कि धीरे धीरे अपने कस्टमर्स को प्रीमियम फील देने के लिए और भी चीजें ऐड ऑन कर रहा है, जो आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगी। तो ये था मेरा 10,000 किलोमीटर्स का टाटा पंच का एक्सपीरियंस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नई वीडियो एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज धन्यवाद।